यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरत या सियासी मुद्दा? हुआ खड़ा किया जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट हासिल करने की राय है। 2024 चुनाव से पहले क्यों मची है सियासी रात? असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। क्या मुस्लिम को डरा रहे हैं कट्टरपंथी मौलाना? तो वो सारे वादे छोड़ करके यही एक वादा याद रहा कि नहीं, हमें मुसलमानों को टारगेट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या फिर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले। और शायद इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली प्रयोगशाला बीजेपी शासित उत्तराखंड बने, क्योंकि सीएम धामी की बनाई गई रंजना देसाई कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। और यही कारण है कि इस मुद्दे पर सियासी हो हल्ला शुरू हो चुका है। खुद को मुस्लिम समाज का रहनुमा बताने वाले कट्टरपंथी सोच के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से शरीयत को खतरे का हवा खड़ा करने से भी नहीं चूक रहे। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो, और एक होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। ये बात मुसलमानों की अच्छी तरह से समझ में आ रही है। सेम प्रॉब्लम कश्मीर की अपनी प्रॉब्लम, नागाज की अपनी प्रॉब्लम है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, असम के अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम फिर मुल्क को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट एट ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें, करना तो मुमकिन नहीं है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते, लेकिन अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सियासी बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों पड़ी। विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि सभी अपने धर्म, अपने नियम मानने के लिए संविधान के मुताबिक स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सभी धर्मों में एक जैसे ही विवाद है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी और तलाक के सभी धर्मों में नियम एक होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहु विवाह प्रथा खत्म होगी। जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों में एक कानून होगा। महिलाओं का पैतृक संपत्ति के अधिकार का एक नियम होगा। बच्चा गोद लेने या फिर गार्जियनशिप पर होने वाले विवाद भी खत्म होंगे। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत का दुश्मन बताने वाले कट्टरपंथी कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे नहीं बताते, क्योंकि इससे उन लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी ही नहीं, बल्कि 2024 में जीत का सपना देख रहे विपक्ष भी खौफ में है कि कहीं उसका वोट बैंक खिसक ना जाए। कर ही नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई चुटकी में करने का काम नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको देश का कानून में परिवर्तन लाना होगा, और सैकड़ों कानून ऐसे हैं देश के जो स्टेट लेवल के नहीं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि 2024 से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमाकर सियासी माइलेज भी लेना चाहती है, क्योंकि धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा ही बचा है जिसे पूरा करना बाकी है। लेकिन पहले उत्तराखंड में लागू करके इसका असर तौलना चाहती है, क्योंकि इस नए कानून से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू समाज की कई आदिवासी जातियां भी प्रभावित होंगी। आने वाले समय में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव है, जहां इसका खामियाजा उठाने का खतरा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर चर्चा देश में जोरों पर है। लोगों से राय भी मांगी जा रही है, और इसका विरोध और इसका समर्थन करने वालों की भी अब एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आप ये समझिए कि उसका विरोध करने के लिए जो दलीलें दी जा रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। करेंगे इसी पर ही चर्चा देश के नंबर 1 डिबेट के साथ में। आपको बता दें दोपहर 1 बजे की बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजीव जेटली जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। हिंदू धर्म गुरु शिवानी दुर्गा इस समय जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान है।
लेकिन सबसे पहला सवाल मैं कपिल श्रीवास्तव जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता है एसटी हसन, उनका कहना है कि मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है, हमारी अपनी शरिया कानून है, हम उसी को मानेंगे, उनके लिए और कुछ मान्य नहीं है। अभी तो जिस यूसीसी का या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ, इसका विरोध कितना जायज है और इस तरह की बयानबाजियों का क्या मतलब है? ये तो आपको प्रश्न जो है सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष और 13 दिन की अटल बिहारी जी की सरकार और लगभग 10 वर्ष पूरी कर रही है मोदी जी की सरकार। जब आपको राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन सिविल कोड के लिए बात नहीं करनी है, ड्राफ्ट नहीं रखना है, लोगों से मशवरा नहीं करना है, तो केवल जब चुनाव करीब आते तो डिस्कशन, अभी तो राय ही तो मांगी है, मशवरा ही तो मांगा है। ना 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 ना, सुनिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि पहले जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 44 में इसको क्यों रखा गया, नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्यों मौलिक अधिकार के कानूनों से इसको वंचित कर दिया गया। आर्टिकल 31 में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए था? क्योंकि संविधान सभा में जब हमारा संविधान बन रहा था तो 2 बातें थी, 2 ग्रुप हो गए थे। नेहरू जी और कुछ लोग चाहते थे कि कॉमन सिविल कोड आवे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे उसी संविधान सभा के अंदर, वो नहीं। कपिल श्रीवास्तव क्या चाहते हैं यूसीसी को लेकर? कपिल श्रीवास्तव का क्या है मत? पूरी बात अगर आप सुन लेंगी ठीक है, लेकिन कपिल जी मैं मुझे एक बात बताइए, आप वही बात कह रहे हैं कि भाई अगर लोगों से राय नहीं मांगी, मशवरा नहीं लिया गया, लोग विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सबके अपने अपने तर्क है ना श्रीवास्तव जी, लेकिन उसका तर्क क्या है? कपिल श्रीवास्तव का क्या तर्क है यूसीसी को लेकर? मैं वही कह रहा हूं कि जब 2 मिनट में आप जान लेंगे सारी चीजें तो सारे तर्क को समझ पाएंगे, वरना आपको लगेगा मैं कोरा तर्क दे रहा हूं। जब संविधान सभा के अंदर ये बात रखी गई तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां इस योग्य नहीं है कि इन्हें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के साथ आर्टिकल 31 में रखा जाए, इसलिए इसे 44 में रखा जाता है। हम भी इस बात के समर्थक हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हो, किंतु इसके लिए सरकारों को पूरे देश के अंदर जागरूकता लानी होगी और कुछ धर्मों को अंदर खुद ही से पुनर्जागरण होगा, और जब ये सारी मॉडिफाइड चीजें हो जाएंगी। और उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही, उन्होंने कहा अगर कोई सरकार इसे जबरदस्ती लागू करती है कभी भी तो ये उस सरकार का पागलपन होगा। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने आपकी बात बहुत इत्मीनान से सुनी है। सुनिए मुझे समय की भी पाबंदियां होती है, मुझे अन्य गेस्ट से भी रुक करना है। मैं बस आपसे जानना चाह रही हूँ, बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव यूसीसी को लेकर कहाँ स्टैंड करते हैं सर? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए जो जागरूकता अभियान सरकारों को चलाना चाहिए था, ना वो चला है, ना कोई पुनर्जागरण हुआ। आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कपिल श्रीवास्तव हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे का रुख करती हूं। हाँ में ना में जवाब आप बताइए। इतनी बड़ी संवैधानिक चीजों पे आप हाँ और ना में जवाब चाहते हैं? अरे तो तर्कों के साथ में बात कीजिए ना। ठीक है राजीव जेटली जी हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं कपिल श्रीवास्तव, उनका कहना है कि वैसे याद नहीं आती, राय मशवरा वैसे नहीं किया जाता, जब चुनाव का वक्त आता है तब ये यूसीसी का चिन्ह लेकर आ जाती है बीजेपी। देखिए लगभग मैं 3-4 मिनट से सुन रहा हूं और 3-4 मिनट से वो झूठ बोलते चले जा रहे हैं और हम उनकी बात सुन रहे हैं। जब जानकारी का अभाव होता है तो मुझे लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर इस लेवल पे झूठ बोलने से कई बार बाद में पार्टी की भी बदनामी होती है। नेहरू जी के ऊपर इन्होंने कहा कि नेहरू जी चाहते थे कि सिविल कोड नहीं, मैं आपको कहा बता रहा हूँ अरे भाई बता रहा हूँ श्रीवास्तव जी, बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए हाँ, आधार बता रहा हूँ मैं आपको, आधार बता रहा हूँ, ये चिल्लाइए बीच में, चिल्लाइए मत, आधार बता रहा हूँ। देश को गुमराह करने वालों के लिए माफी मांगनी है। मैंने आपको जवाब होगा तो माफी भी दिलवा दूंगी मैं। ठीक है, आपने जो कहा प्लीज ऐसे नहीं, आपने जो कहा एक बार पहले जवाब सुनने तो दीजिए, क्या बोल रहे हैं राजीव जी? किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये अपनी बात रखें, ये साबित करेंगे। अरे भाई बात तो रखने दीजिए जरा कपिल जी, चिल्लाने से थोड़ी ना बात बनेगी। करेक्ट भी ना करें, अपनी बात कहिए, गुमराह मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको भीमराव अंबेडकर का मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये क्या तरीका नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी, राजीव जी अपनी बात रखिए।
मैं आपको बताता हूं कि नेहरू जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने यूसीसी की खिलाफत करी थी और अंबेडकर साहब के कहने के बावजूद उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों को अलग से कानून दूंगा, शरिया कानून के हिसाब से उनका समाज चलेगा। नेहरू जी ने खुल करके बोला था। कहाँ लिखा है? अच्छा, मैं इस बात को कोट कर रहा हूं, एक किताब है मैंने जो कहा वो रामचंद्र गुहा की। सुनिए ये बीच में, हाँ सुनिए, हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको। नेहरू जी चाहते थे, नेहरू जी लेके के आना चाहते थे ये तथ्यों के साथ मैं बैठा हूँ। मैं आपकी फर्जी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या ये तरीका है? प्लीज या तो इनकी आवाज बंद करिए, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, प्लीज राजीव जी अपनी बात जल्दी से प्लीज पूरा कीजिए, मैं अन्य पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगी। कपिल जी की आवाज थोड़ी लो करें प्लीज। नहीं जल्दी से कैसे, मैं बात ही नहीं पूरी करता, मैं सुन देता हूँ। राजीव जी समझिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में ऊपर चिल्ला रहे हैं और उसके बाद आप मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। ठीक है राजीव जी बोलिए। फिर बात करिए अपनी। हाँ पूरी बात तो सुनिए पहले। अगर गलत जानकारी है तो उसको दुरुस्त करना मेरा काम नहीं है क्या? बताऊंगा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि नेहरू जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि मैं यूसीसी लेके आके आना चाहता हूं। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमानों के लिए अलग से कानून दूंगा, अगर मैं अलग से कानून नहीं दूंगा तो उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होगी। और ये शब्द थे, ये किताब है रामचंद्र गुहा की, नेहरू के बाद का भारत, गांधी के बाद का भारत। मैं उसके अंदर बराबर कोट करा इस बात को, किस किस वक्त में किस तरीके से नेहरू जी ने इन कानूनों का विरोध किया था, जिसके बारे में अंबेडकर साहब उनसे बार बार कहते रहे कि इस देश के अंदर सबके लिए बराबर के कानून होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपसे बोला बराबर होना चाहिए सर। ये अभी एक रिएक्शन ले रही हूँ, मुझे बाकी अपने दो पैनलिस्ट से भी रिएक्शन लेने दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ठीक है शिवानी दुर्गा जी, अभी तो ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ, उसको लेकर विरोध जारी है, क्या कहेंगी? हर हर महादेव आप सभी को। नैना जी, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है जो ये समान नागरिकता कानून नहीं चाहते देश में। मैंने सुना कि शरीयत का कानून वो फॉलो करेंगे, ऐसा कहते हैं। अब एक देश जो भारत है वहां पर भारतीयता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये एज अ हिंदू मैं डेफिनेटली, मुझे राइट है बोलने का। भारत रहा है, यहाँ पर मुगलों ने आकर शासन किया, बाद में और लोग ऐड होते चले गए, उनकी संतानें हुई, वो भी कोई सबके सब जो हैं वो कन्वर्टेड हैं। हिंदू जो यहाँ जो मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्टेड है मोस्टली। तो अब वो ये कहें कि अगर यहाँ पर शरीयत का कानून लागू करे, वो उसमें रहेंगे और वो नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब वो स्वयं संविधान का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ वो लड़ाई करते हैं संविधान को हमेशा सामने रखकर कि संविधान के अपमान, मतलब हिंदू जो है संविधान को नहीं मानता, हम ही लोग मानते हैं। आर्टिकल 44 जरा पढ़ के सुना दीजिए माता जी। हाँ कपीश जी, हाँ मैं बोलूं, आप आर्टिकल 44 जरा हमको हिंदी में पढ़ के समझा दीजिए। हाँ कपीश जी, जरा आप दूसरों को बोलने दे, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ये एक बात ही सभी की भावना की बात है शिवानी जी। बिल्कुल एक रिएक्शन में अतीकुर रहमान से भी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद में चर्चा हम बढ़ाएंगे। लेकिन अतीकुर रहमान, अभी राय मांगी जा रही है, लेकिन इसको लेकर एक तरह से ऐसा बताया जा रहा है जैसे मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, बात पे बात भी कही जा रही है, क्या कहेंगे? नैना जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जी। नैना जी देखिए, मैं थोड़ा सा ये हमारी जो चर्चा है इसको पार्टी पॉलिटिक्स से अगर दूर रख के देखें हम जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 44 में तो देखिए मौजूद है सुप्रीम। अतीकुर रहमान जी आपकी आवाज अचानक से जी। यस नैना जी, जी सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है हमको कि स्क्रिप्चर्स के नाम पर धर्म गुरु महिलाओं के अधिकार को वंचित करते हैं। इस मद्देनजर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको पैट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट एलिमेंट से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं की राइट्स को सुरक्षित किया जाए। अतीकुर रहमान जी, हिंदुस्तान में कई ऐसे अलग अलग समय पर अध्यादेश आए हैं, कई ऐसे नियमों में बदलाव किए गए हैं जिसमें जो तमाम जो अधिकार हैं उन्हें दिए जाने को लेकर सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें अध्यादेश में उसको उनमें बदलाव किया गया है, और ये आपको समझना भी चाहिए। और मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिए, बार बार अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, अगर आपराधिक संहिता एक है तो फिर नागरिक संहिता एक क्यों नहीं हो सकती? इस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? जी नैना जी, मैं ये कह रहा था कि हम 1986 से बीजेपी पर विश्वास करके बैठे हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लाए। कभी ये छुप जाते हैं कोर्ट्स के पीछे, कभी छुप जाते हैं लॉ कमीशन के पीछे। और मेरा ये कहना है कि क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के राइट्स को सिक्योर करेगा, हम उस पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं जो विश्वास ही नहीं करता है महिलाओं के
यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार कर रहे हैं ना, अगर लागू होगा तो अतीकुर रहमान उस फहरिस्त में नजर आएंगे जो इसका समर्थन करते हैं। नैना जी, आप पूरा नहीं करने दे रही हैं बात को। जो पार्टी के मुखिया ब्रिजभूषण जैसे लोग हैं, मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्कल सोच वाले, उस पार्टी पर हम यकीन करें कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा? ठीक है, मैं इसका जवाब राजीव जेटली जी से लेती हूँ, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए। आपकी बातों से मुझे ये प्रतीत ऐसा हो रहा है कि आप भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, तो अतीकुर रहमान उन मुस्लिम समुदाय, उन नेताओं, उन मुस्लिम स्कॉलर्स में से एक होंगे जो इसका स्वागत करेंगे। एग्जैक्टली, मैंने कहा पहले ही, जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, बहुत अच्छी बात है अतीकुर रहमान जी, लेकिन राजीव जेटली जी स्वीकार करने के लिए तैयार है मुस्लिम स्कॉलर, अतीकुर रहमान खुद उसका स्वागत करते हैं, बीजेपी लागू क्यों नहीं कर पाती? बहुत बहुत शुभकामनाएं अतीकुर रहमान साहब को। अतीकुर रहमान साहब का जो ये मांग है, ये बहुत जल्द पूरे होने वाली है। बहुत जल्द हमारी सरकार इसके ऊपर कदम उठा रही है, और आपने देखा कि आज तो एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। अगर आप उत्तराखंड सरकार का देखें, जिस ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे पैमाने डाले गए हैं जिनमें सभी महिलाओं को, बच्चों को अधिकार मिलने वाले, और आपने अपने पैकेज के अंदर बड़े विस्तार से बताया। ये उम्मीद नहीं थी कि अतीकुर रहमान साहब इतनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, और इस सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता था। आप सोचिए, हमने तो बड़े लंबे वक्त से, लगभग 60-70 साल हमारी आजादी को हो गए आज, 70 सालों से अगर इस मांग को मुस्लिम स्कॉलर ने ही रखा होता तो मजा है किसी सरकार की कि वो यूसीसी को दरकिनार कर देती, उसे लागू ना करती। आज भी इसके ऊपर राजनीति की जा रही है, आज भी कहा जा रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि यूसीसी आए। एक भी राजनीतिक पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई मांग ऐसी बता दीजिए जो उन्होंने कहा हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी यूसीसी नहीं लेकर के आती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। एक भी राजनीतिक पार्टी की बात राजीव जी, आपकी इस बात पे अतीकुर रहमान कुछ टिप्पणी कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, अतीकुर रहमान लागू करना चाहते हैं। जेटली जी सिर्फ 2 पॉइंट, जेटली जी सिर्फ 2 पॉइंट। आप सरकार में हैं, आपके मैनिफेस्टो पे 1986 से यूसीसी है, और आप तीखड़ा फोड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर्स के ऊपर। अरे सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी अगर विरोध कर रहे हैं तो आपकी ताकत, आपकी सरकार की ताकत क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, जब आपने कहा कि उत्तराखंड लेकर आ रहा है इसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? अरे पार्लियामेंट लाएगा तब जाके यूनिफॉर्म माना जाएगा ना। अतीकुर रहमान साहब, आप इस बात को समझिए, गोवा वो पहला प्रदेश है जहां पर यूसीसी लागू है। उत्तराखंड वो दूसरा स्टेट होने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, अतीकुर रहमान तो बोल रहे हैं कि भाई उस चीज को स्वीकार करेंगे अगर उसको लागू किया जाता है, फिर तो पार्टी का कोई एजेंडा ही नजर नहीं आएगा। एससी हसन जो तमाम बातें कहकर लोगों को बरगला रहे हैं, वो कहाँ साबित होगी? मैं 2 बातें आपको कह दूं कि 2018 में विधि आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया, और उसी के शब्दों को मैं आपको कह रहा हूं कि विधि आयोग ने 2018 के रिपोर्ट में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता को खारिज कर दिया था। इसकी बजाय विधि आयोग ने पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने की अनुशंसा की। जैसे हिंदू लॉ कोडिफाइड हुआ 1956 के तहत, और आपको भी अपने पिता की संपत्ति में प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, और एग्रीकल्चर में आपको आज भी नहीं है। वहीं शरिया कानून में तो हम कोई बेटी शुरुआत से ही पा जाती है, अपने पिता की संपत्ति में, शादी के बाद भी पाती है। तो आप क्या चाह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, आप क्या चाह रहे हैं कि बाकी जो मैं तो विधि आयोग बाकी जो लॉ है तो क्या वो भी पूरे हिंदुस्तान में क्या शरिया कानून लागू हो जाएगा? ये मैटर नहीं करता। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते यूसीसी आए, ये तो बता दीजिए। कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो आप पार्लियामेंट में लाएंगे। आप कह रही हैं गोवा में हिंदुओं को 2 शादी करने का अधिकार प्राप्त है, बोलिए हम लोग कर सकते हैं क्या? तो ये बात किन परिस्थितियों में, वो तो जरा समझिए कैसी बातें कर रहे हैं सर कपिल श्रीवास्तव जी। थोड़ा सा तर्क के साथ में अगर आप बात कहेंगे तो आप उस तरह परिस्थितियों को भी तो पढ़िए। शिवानी दुर्गा जी, अगर यूसीसी की बात होती है, इसके पहले आपने कपिल श्रीवास्तव जी को भी सुना, अगर मुस्लिम महिलाओं को भी एक समान अधिकार देने की बात हुई, वो हलाला से, 3 तलाक से किस तरह से उनका पूरा जीवन सफर करा था, ये हम सभी ने देखा।